हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला EECIN चैनल। आज इस वीडियो में हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप में से कई लोग शायद इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे होंगे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो नए बच्चे हैं जो अभी बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे सेकेंड ईयर में, चाहे थर्ड ईयर में, चाहे फाइनल ईयर में हैं, लेकिन अभी किसी प्रिपरेशन मोड में नहीं आए हैं, उनको इस वीडियो से वो सारी जानकारियां मिलने वाली, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली, वो सारी स्ट्रेटजी मिलने वाली है कि कैसे गेट एग्जामिनेशन को और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को साथ में प्रिपेयर भी किया जा सकता है। दोनों में कॉमन चीजें क्या है, क्या स्ट्रेटजी अगर हम फॉलो करेंगे तो हम गेट भी बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम IITs, ISCs, PSUs, है ना, इन सब जॉब्स की ओपनिंग हमारे पास हो जाती हैं। और साथ में अगर हम इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को भी क्रैक कर लेते हैं तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी, क्लास 1 सर्विसेज की जॉब्स ओपन हो जाएंगी हमारे पास। तो चलिए बात करते हैं, हमें गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दोनों को साथ में प्रिपेयर क्यों करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के भाई की तरह हैं। मतलब अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, गेट का सिलेबस आप अच्छे से पढ़ लो, एकदम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पढ़ लो, गेट लेवल पे पढ़ लो, तो जिसको आप क्रैक कर लोगे अगर गेट एग्जामिनेशन को, तो आपको पता है आप कहां जाओगे। IITs में MTech करने जा सकते हो, ISC में MS करने जा सकते हो, है ना, टॉप के कॉलेजेस में जा सकते हो, जिसके थ्रू आप कोर जॉब्स में एंटर कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका कैरियर बहुत फ्लरिश करेगा कोर टेक्निकल जॉब में। या आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जा सकते हो गेट एग्जामिनेशन के थ्रू। आप BARC जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो, DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो, ISRO जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ गेट एग्जामिनेशन। सो गेट एग्जामिनेशन इज सो पावरफुल, आपको कई सारी ओपनिंग्स वो दे देता है। आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हो, आपको टेक्निकल जॉब में जाना चाहते हो, आप इवन PhD करना चाहते हो, IIT से MTech प्लस PhD, ये सारी ओपनिंग्स आपको कौन करके देता है? एक गेट एग्जामिनेशन। तो इसकी प्रिपरेशन तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन सर साथ में ESC की भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं, क्योंकि 65 to 70% टेक्निकल सिलेबस इज कॉमन इन गेट एग्जामिनेशन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। और मैं एक बात तो आपको और बता दूं, जो 65-70% सिलेबस कॉमन है, अगर वो आपने अच्छे से गेट लेवल का प्रिपेयर कर लिया गेट एग्जामिनेशन के लिए, जो गेट का सिलेबस आपने गेट एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, जो 70% सिलेबस है इंजीनियरिंग सर्विसेज के टेक्निकल एग्जामिनेशन की, तो भाई साहब वो 70% जो ESC का टेक्निकल वाला पोर्शन है ना, आप फोड़ फाड़ दोगे, क्योंकि गेट में कॉन्सेप्ट की डेप्थ लेवल थोड़ी ज्यादा होती है। तो आप गेट एग्जामिनेशन के हिसाब से उस 70% सिलेबस को पढ़े तो आपका एकदम बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ESC में तो उसको फोड़ दोगे। रेस्ट 30% सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा सिलेबस हम कहते हैं, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होती हैं, कहां पे? इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में। और वो आप इजीली कवर कर सकते हो जब 70% जो गेट का सिलेबस है, जो ESC का 70% है, उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस इतना आई होगा, आप गेट एग्जाम तो फोड़ोगे, साथ में 30% सिलेबस आपको कवर करना बहुत आसान लगेगा, जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, क्योंकि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो चुका है, आपके फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग्स बहुत आसान, बहुत अच्छी हो चुकी हैं गेट की प्रिपरेशन के दौरान। फिर उसके बाद नॉन टेक्निकल सिलेबस थोड़ा सा आता है, जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो भैया जब क्लास 1 सर्विस में जाना चाहते हो, IAS बनना चाहते हो, है ना, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में सर्व करना चाहते हो, टॉप लेवल की एग्जीक्यूटिव जॉब में जाना चाहते हो, है ना, रिटायरमेंट के टाइम आप मेंबर सर्विसेज बनना चाहते हो, उस डिपार्टमेंट के ऑलमोस्ट हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचना चाहते हो, तो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगेगा ही ना। ठीक है ना। तो अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट नॉन टेक्निकल पोर्शन में करना पड़ता है ना। तो हम क्यों प्रिपेयर करें? क्योंकि सिलेबस कॉमन है ना। और एक बात और, अगर आपने गेट प्लस ESC दोनों की प्रिपरेशन कर ली बेटा, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपका इससे वास्ट टेक्निकल सिलेबस किसी भी एग्जामिनेशन का नहीं हो सकता। अगर कोई, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी, है ना, एग्जाम को इंडिपेंडेंटली ले रही है, अपना एग्जाम इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करवा रही है, तो अगर आपने गेट का सिलेबस पढ़ लिया,
और जो ईएससी का गेट और ईएससी का अनकॉमन सिलेबस है वो इतना वास्ट है कि उसके बाद कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं बचेगी, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता होगा। और आप किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो अगर इंडिपेंडेंटली एग्जाम ले रहा है उसके एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम में, स्टेट लेवल का एजे एग्जामिनेशन उसमें बैठो, उसको फोड़ फाड़ दोगे। किसी पब्लिक सेक्टर का इंडिपेंडेंट एग्जाम है उसको फोड़ फाड़ दोगे। गेट तो फोड़ोगे, ईएससी तो फोड़ोगे। मतलब गेट प्लस ईएससी को पढ़ने के बाद आपका टेक्निकल सिलेबस एकदम फुल प्रूफ तैयार हो जाता है। इसलिए आपको गेट प्लस ईएससी की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। गेट की तो करनी ही करनी है, गेट प्लस ईएससी किस लिए करनी है, आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाएंगी भाई। आए जो गेट से अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, साथ में ईएससी का तैयारी करने से ईएससी की भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। और तैयार करना इसलिए आसान है क्योंकि 70% दूरी तो आप नहीं कर चुके हो, 30% और तय कर लो तो ईएससी भी हो जाएगा। 70% तय करने से गेट तो हो ही जा रहा है, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है भाई साहब, गेट एग्जाम तो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन है ना वहां पे 65 क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव लेवल का पूरा पेपर होता है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करेंगे तो प्रीलिम्स होता है जहां पे 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, उसको क्लियर करेंगे, उसके मार्क्स लेकिन कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं। तो आपको सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे 2, और उसके बेसिस पे जो प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स मिला के अगर आप कट ऑफ क्लियर करेंगे तो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, और इंटरव्यू को भी आप सक्सेसफुली अगर क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। क्लियर। इसमें बस एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है, एक तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा टेक्निकल सिलेबस ईएससी में बढ़ जाता है अपार्ट फ्रॉम गेट सिलेबस, और थोड़ा सा जीएस का पोर्शन आ जा सकता है। जीएस पोर्शन में जनरल इंजीनियरिंग भी आ जाती है और करंट जीएस भी आ जाती है, उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको बात करें कि अगर आप 8 घंटे डेली बेसिस पे देते हैं 1 से 1.5 साल तक, तो इन दोनों एग्जामिनेशन को टैकल किया जा सकता है। तो स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए भाई, टेक्निकल सब्जेक्ट तो आपको 4 घंटे देने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 2 घंटे प्रैक्टिस क्यों किया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा आपको उस एग्जामिनेशन का ब्लूप्रिंट बताते हैं कि उस एग्जामिनेशन में किस लेवल का पूछा जाता है क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न क्या होते हैं। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस से आपकी जो कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी है, कॉन्सेप्ट की थिंकिंग है ना, वो और इंप्रूव होता जाता है, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इंप्रूव होता जाता है। और फिर जब आप इसी एग्जामिनेशन को आप देने जाएंगे तो उसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन, उसी डेप्थ लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करने में उतनी परेशानी नहीं होती। आप एग्जाम में बहुत अच्छे से सॉल्व करके आते हैं और आप एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं, है ना। रिवीजन शॉर्ट नोट्स का करना है 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे आप क्या करो, जनरल स्टडीज पे दीजिए, और जो आपका है ना जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है उसको पढ़िए। इसमें भी एक स्ट्रेटजी मैं जो फॉलो करने की कोशिश करता हूं और आप बच्चों को बताता हूं कि जनरल इंजीनियरिंग में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड होते हैं, है ना, जिसको समझना आसान होता है। उन सब्जेक्ट को पहले टारगेट करो, वो आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा टारगेटेड वे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसको कवर किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए कवर कर लीजिए, है ना, ठीक है। चलिए, और फार्मूला क्या है पढ़ने का यार, सबसे होता है कि आप कोई चीज सीख रहे हो, पहले सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, जो आपको बुकलेट के क्वेश्चंस मिलते हैं, डीपीपी के क्वेश्चन, उनको प्रैक्टिस करोगे तो जो भी आपकी लर्निंग है वो पक्की हो जाती है। अच्छा, आपको कॉन्सेप्ट आ गया, आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो, उसके बाद रिवीजन करते हो तो वो चीज और बेहतर से बेहतर होती है। और टेस्ट देके आप अपनी गलतियों पे काम करते हो कि भैया टेस्ट दिया एक टाइम बाउंड मैनर में तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो सकती हैं, टाइम बाउंड मैनर में एग्जाम देने से, है ना, कुछ और तरीके की गलतियां, कैलकुलेशन मिस्टेक या जल्दबाजी की वजह से गलती, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमको शायद पता भी नहीं होती जब हम कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं, डीपीपी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो टेस्ट देने से वो गलतियां पता चलती हैं, उन गलतियों पर जब हम काम करते हैं तो हम और ज्यादा इंप्रूव करते हैं, और फिर हम फुल प्रूफ तरीके से एग्जामिनेशन में जाते हैं और एग्जामिनेशन को फोड़ के आ जाते हैं भाई साहब, ठीक है ना। मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी आपको बनाना जरूरी है। वीकली एक टेस्ट दीजिए, उस टेस्ट के एनालिसिस से आपने जो भी है ना चीजें करी थी, जो बेहतर हो सकती हैं, जो और चीजों को रिवाइज करने की जरूरत, उनको रिवीजन में डालिए। जिनको आपको वीकली टेस्ट में करने में दिक्कत हुई, जो आपसे गलतियां हुई, उन गलतियों पे काम करिए। मंथली एक फुल टेस्ट दीजिए, है ना, फुल टेस्ट दीजिए। फुल लेंथ टेस्ट देने से आपको सारा सिलेबस जब एक साथ आएगा, पहला क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट का, दूसरा किसी और का, तीसरा किसी और का, तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट को कैसे डील कर पा रहे हैं, कैसे आप सोच पा रहे हैं, कैसे रिकॉल कर पा रहे हैं ना, आपको वो समझ में आएगा, और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की नीड है वो भी समझ में आएगी। तो टेस्ट दे दे के आप इंप्रूव करोगे अपने आप को, है ना। और एग्जाम सिमुलेशन एवरी 15 डेज, मतलब
आप कोई 3 घंटे का एक पेपर लेके बैठिए और एग्जाम में आप कैसे कैसे उस पेपर को अटेम्प्ट करते उसको प्रैक्टिस करिए। इससे आपकी है ना साइकोलॉजी बड़ी अच्छी डेवलप होती है एग्जाम की, कि आप एग्जाम में 3 घंटे में कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे अपनी चीजों को बेहतर ढंग से स्ट्रेटेजाइज करेंगे और बेहतर ढंग से परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना। एनालिसिस रूल 20% टेस्ट 80% एनालिसिस, मतलब टेस्ट देना तो जरूरी है लेकिन टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस करके जो जो कमियां हैं उन पे काम करना। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, टेस्ट विदाउट एनालिसिस इज नॉट एज इफेक्टिव एज टेस्ट विद एनालिसिस, है ना। क्लियर है। चलिए, फाइनल रोड मैप आपका क्या होना चाहिए। देखो, पहले 6 मंथ में कोशिश करो सिलेबस कंप्लीट करने की, है ना। नेक्स्ट 3 मंथ में पीवाईक्यू प्लस रिवीजन। इससे ये जो 6 मंथ में आपने सिलेबस कंप्लीट किया, इसकी प्रैक्टिस कर करके ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा। उसके बाद लास्ट के 2 मंथ में, है ना, ये 1 साल की स्ट्रेटेजी है। ये उन बच्चों के लिए जो थोड़े से चीजें पढ़ चुके हैं, जिनको 6 से 7, 7 से 8 महीने में चीजें कवर कर सकते हैं। जो बच्चे अब फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका ये वाला जो प्लान कब है, लास्ट ईयर होगा। जैसे आपने 3 साल का प्लान लेके फर्स्ट ईयर से तैयारी करी, तो जो आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे, है ना, तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तो आपने बहुत सारा सिलेबस टेक्निकल कवर कर लिया। थर्ड ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन में जब आप पहुंचेंगे तो आपको ये रूल फॉलो करना है। जो 2 साल के बच्चे कोर्स लिए हैं, जैसे जो सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर और फाइनल ईयर 2 साल का कोर्स है, तो वो फाइनल ईयर वाले, मतलब जो दूसरा साल होगा उसमें ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। ये स्ट्रेटजी लास्ट वाले के लिए। पहले साल तो आप अपना भाई कॉलेज के साथ तैयारी करें, तो पहले सिलेबस अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, शुरू के 1 साल 1.5 साल उसमें बिताइए। फिर लास्ट के 1 ईयर में ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए। 6 मंथ में जो भी बचा हुआ सिलेबस है और जो, है ना, चीजें कवर और करनी बची हुई है, उनको कवर करके 6 मंथ में कवर कर लीजिए। 3 मंथ में पीवाईक्यू और रिवीजन जबरदस्त तरीके से, ताकि जो भी सिलेबस कंप्लीटेड हो उसकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाए। उसके बाद लास्ट 2 मंथ में मॉक टेस्ट दे के एनालिसिस गलतियों पे काम कर करके उस चीज को एकदम पक्का कर दीजिए। और लास्ट के जब 15 डेज बचेंगे, तो आप फार्मूला रिवीजन करिए, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का रिवीजन जो आपके एग्जाम में आते हैं बार बार। शॉर्ट नोट से रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स आपने खुद बनाए होंगे तो इससे बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाता है लास्ट टाइम में। और जो भी मिस्टेक्स हैं उनकी मिस्टेक्स बुक्स जरूर बनाइए, ताकि उन मिस्टेक्स को देख लीजिए किस किस तरह की गलतियां हुई और क्या क्या नहीं करना है, ताकि ये गलतियां दोबारा से ना हो। उससे दिमाग में रहता है कि ये गलती ऐसे ऐसे हुई थी, अब इसको दोबारा नहीं दोहराना है। तो आप गलतियों की अगर लिस्ट बनाते हैं और उनको एक बार देख लेते हैं ना, तो गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है ना। जो कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग और प्रिपरेशन। कई बच्चे सोचते हैं जनरल स्टडीज तो चलो ठीक है, टाइम पास के लिए है, कर लेंगे, कभी लास्ट में कर लेंगे, लास्ट के 15 दिन में कर लेंगे, लास्ट के 1 महीने। नहीं भाई, जनरल स्टडीज को इग्नोर ना करो, थोड़ा थोड़ा कवर करते रहो, उसमें टारगेटेड वे में पढ़ो। जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उनको पता है किस पोर्शन से कहां से क्वेश्चन आते हैं। पूरा होल सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। सर लोग जितना बता रहे उतना सिलेबस थोड़ा जनरल स्टडीज में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसको कवर करते रहिए और आपका बहुत बेहतर हो जाएगा जनरल स्टडी। बहुत सारे रिसोर्स कलेक्ट करने की कुछ बच्चों की बहुत आदत होती, बहुत सारे मेरे पास पीडीएफ हो गए, यहाँ का पीडीएफ, वहां का पीडीएफ, एक ही सब्जेक्ट के 10-10 पीडीएफ है। बेटा कवर ही नहीं कर पाओगे कभी, और हमेशा कंफ्यूज रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा आपको लगेगा कुछ छूट रहा है ना। और पता चले आप, है ना, एक ही सब्जेक्ट पे रिसर्च करते रह गए या 2-3 सब्जेक्ट पे रिसर्च करते रह गए, आपका सिलेबस ही कभी नहीं हुआ और आपका एग्जाम कभी निकला ही नहीं। हमेशा एग्जामिनेशन में हर सब्जेक्ट में 80% ऐसा सिलेबस होता है जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। तो हर सब्जेक्ट का वो 80-85% सिलेबस अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, अच्छे से प्रैक्टिस, और एक रिसोर्स फॉलो करो और उस रिसोर्स को बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो। दैट मेक्स यू बेटर टू बेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, और आप फिर फोड़ फाड़ दोगे। तो एक रिसोर्स को बार बार पढ़ना, बार बार रिवाइज करना, दैट इज द स्ट्रेटजी, है ना, जो हर सक्सेसफुल बच्चा फॉलो करता है। नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली। कई बच्चों को लगता है कि लास्ट में रिवीजन करेंगे जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, और ऐसा करने से होगा क्या, लास्ट वाले जो सब्जेक्ट एकदम लास्ट में पढ़े होंगे वो तो याद होंगे, बाकी शुरू वाले सब्जेक्ट दिमाग से गायब हो जाएंगे। उनको पढ़ने पे ऐसा लगेगा कि इनको तो पहले जैसे एकदम फ्रेश पढ़ना पड़ रहा है। इसीलिए कंटिन्यूअसली जो सब्जेक्ट कंप्लीटेड है उनको बीच बीच में टाइम निकाल के 1 घंटे 1.5 घंटे ना, डेली 1-8 घंटे रिवीजन के लिए रखो कंप्लीटेड सब्जेक्ट का। थोड़ा थोड़ा उसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शन से रिवाइज करते रहो, ताकि आप कंप्लीटेड सब्जेक्ट के टच में रहो, कंप्लीटेड सब्जेक्ट आपके दिमाग में रहे। और लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो ज्यादा टाइम मिलेगा, तो और ज्यादा इनहेंस तरीके से रिवीजन करना। इस तरह से आप सब्जेक्ट के टच में रहेंगे, सब्जेक्ट आपकी बेहतर से बेहतर रहेगी लास्ट टाइम में, और आप मॉक टेस्ट और गलतियां को इंप्रूव करके, मॉक टेस्ट दे के आप बहुत अच्छा
अपना सिलेबस तैयार कर लेंगे, है ना। इसके मॉक टेस्ट है ना, ये तो मैंने कहा ही, मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको अपनी गलतियां नहीं पता चलेंगी, गलतियां नहीं पता चलेंगी तो आपको लगेगा कि आपका सिलेबस तैयार है, लेकिन एग्जाम में जाओगे तो बहुत सारी गलतियां होंगी छोटी छोटी, जो आपको अभी तक पता ही नहीं थी कि ये मैं गलती कर सकता हूं, और इससे एग्जाम आपका उतना अच्छा जा ही नहीं पाएगा जिस लेवल की आपकी तैयारी है। टेस्ट देंगे तो आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी कि आप टाइम बाउंड मैनर में कहां कहां गलती जल्दबाजी में करते हो, कैसे करते हो, किस टाइप की गलती करते हो, उस तरह की गलतियों पे काम करके उनको इंप्रूव कर लोगे एग्जाम से पहले, तो एग्जाम में वो गलतियां रिपीट नहीं होगी, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। स्टडिंग विदाउट अ टाइम टेबल, कई बार हमारे पास दिमाग में कोई टारगेट नहीं होता, बस बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। टारगेटेड वे में पढ़ना है, हमेशा दिमाग में अगले दिन मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या टारगेट करना है, वो एक दिमाग में होना चाहिए, उसको लिख लो, टाइम टेबल बना लो, या आपके दिमाग में हो, एज गुड एज सारी चीजें सेम है ना। तो आपको एक टाइम बाउंड मैनर में पढ़ना है, एक टारगेटेड वे में पढ़ना, और टारगेट का 100% अचीव ना हो तो 80%, 85%, 70, 75, 80, जब भी आप टारगेट बना के पढ़ोगे तो आपका बेस्ट आउटकम आएगा हर दिन का। चाहे आप टारगेट के 80% को ही कवर करोगे, लेकिन आप कोशिश करोगे 100% कवर करने की, तो आपका जो बेस्ट आउटकम हो सकता है उतना टारगेट तो कंप्लीट ही होगा, और इससे आपकी तैयारी बहुत ही डायरेक्शन, बहुत ही, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत अच्छे वे में कैरी फॉरवर्ड होगी, और उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये चीज आपको करनी है। मैंने भी तैयारी करी थी गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों की एक साथ, और गेट एग्जामिनेशन में सेम ईयर मेरी AIR 4 आई थी 2011 में, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेम ईयर मेरी AIR 21 आई थी। एंड मैंने उस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू 6 साल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में एज, है ना, एडिशनल डिविजनल इंजीनियर, है ना, या असिस्टेंट डायरेक्टर जिसको कहते हैं, एज असिस्टेंट डायरेक्टर वहां पे काम किया था 6 साल तक। और उसके बाद 2019 में मैंने अपने रीजंस की वजह से, मतलब मुझे टीचिंग बहुत पसंद थी तो मैंने रिजाइन किया था, ठीक है। तो आपको सिंपल सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी, बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं करना, टारगेटेड वे में पढ़ाई करनी है, और अगर आप थोड़ा सा प्लान्ड वे में टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो इन दोनों एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से आप क्रैक कर सकते हैं, और इन दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी एक साथ करके आप जो सिलेबस टेक्निकल कवर करेंगे उससे आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाएंगे, कोई इंडिपेंडेंट एग्जाम टेक्निकल हो रहा है बीटेक लेवल का, आप फोड़ फाड़ दोगे, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी होपफुली आपको समझ में आई होगी, इससे आपको एक डायरेक्शन मिला होगा, एक मोटिवेशन मिला होगा कि हमको भी गेट और एससी को तैयारी करके हमें इन एग्जामिनेशन के थ्रू अपना कैरियर बहुत बेहतर से बेहतर बनाना है। तो होपफुली आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, और इसी तरह से हम आपको बेहतर से बेहतर ढंग से गाइड करते रहेंगे, इस तरह के गाइडेंस वीडियो लेते आते रहेंगे। आपका काम है बस बैठ के अच्छे से कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करना, ठीक है ना। हमारा काम है आपको टाइमली अपडेट देता रहना, टाइमली मोटिवेट करते रहना, टाइमली गाइड करते रहना, ठीक है ना। तो आप गेट वाला के मेन चैनल से, है ना, इलेक्ट्रिकल ECIN के चैनल से जुड़ सकते हैं इन QR कोड को स्कैन करके, और यहाँ टाइमली अपडेट होता रहता है, जिससे आप अपडेटेड रहते हो और आप अपनी तैयारी को ज्यादा फोकस्ड वे में कर पाते हो, ठीक है। बाकी आप चंदन गुप्ता सर PW सर्च कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे टेक्निकल डिस्कशन तो रोज होता रहता है, क्वेश्चंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के EDC के डिस्कस होते रहते हैं, उन डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका कोई टेक्निकल डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं, और आपका कोई डाउट है तो आप पर्सनल टेलीग्राम पे मेरे मैसेज कर सकते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई जरूर करता हूं, है ना। कभी कभी 2-3 दिन टाइम लग जाता है, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर होगा। पर्सनल क्वेरी है तो आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, तो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं बच्चा लोग, है ना। बाकी आप रिस्पेक्टिव ब्रांच के चैनल से, UPSC वाला, सिविल इंजीनियरिंग, गेट वाला, CSTA, है ना, मैकेनिकल, EECI, जिस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहां पे आपको लगता है कि ये चैनल मेरे लिए इंपॉर्टेंट, जैसे UPSC वाला, UPSC SC वाला, जहां से आपको अपडेट ESC से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे, उस चैनल को ज्वाइन करके रखिए। आप रेगुलर अपडेटेड रहेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से चलती रहेगी। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।